इंडिया अपॉर्चुनिटी समिट में इस वक्त हमारे साथ हैं जाने माने दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट मनीष चोखानी, जो डायरेक्टर हैं इनाम होल्डिंग्स के। मनीष सर से समझेंगे कि इंडिया अपॉर्चुनिटी वो कैसे देख रहे हैं, इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें नज़र आ रही हैं और वो कैसे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को अपनी तरह से बताना चाहते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका बीके प्राइम हिंदी पर। सर, पहला सवाल तो यही कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, जब हम स्टोरी कहते हैं तो हर किसी की अपनी अपनी एक स्टोरी होती है, अपना कहने का तरीका होता है। तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को आप कैसे देखते हैं और कैसी अपॉर्चुनिटी आपको इंडिया में दिख रही है? लंबा सवाल पूछा आपने। इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो तो खैर 35 सालों से चल रही है, बट अब जो एक्सेलरेशन दिख रहा है, जैसे 1 ट्रिलियन बनते बनते हमारे 2005-2006 में जाके बने जीडीपी में, फिर उसको डबल होने में 10 साल और लगे। अब हर 5 साल में जैसे $1 ट्रिलियन की जीडीपी ऐड हो रही है, तो जो रेट ऑफ चेंज है वो अब विजिबली दिखने लगा। और हम हमेशा ये मानते थे कि इंडिया की अपॉर्चुनिटी एंटरप्रेन्योर्स में है, जो बॉटम अप कंपनी क्रिएट करते हैं। मगर बहुत सालों बाद ये देखने आया है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स भी है, जो भारत सरकार ने एकदम अप्रोच बदल के काम किया है कि पहले ये था कि 5 मिलियन लोगों से आप जितना निचोड़ के निकाल सकते हो वो निकालो। अब जो ये दृष्टिकोण हो गया है कि हम इसको इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड किया जाए, छोटे से छोटे घर तक हम पानी भेजें, बिजली भेजें, गैस सिलेंडर भेजें, सड़कें बनाएं, तो इनेबल करें, तो ये प्लेटफॉर्म इकोनॉमी जैसे बनते जा रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन ही रहे हैं कि सड़क बन रही है, रोड बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, टेलीकॉम, ये सब बन रहे हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन गया है आधार के रूप में, और जो डिजिटल स्टैक आ गया है, उससे एक्सेलरेशन हो गया है एकदम। और ये सब मिला के मेरा ये मानना है कि पूरे विश्व में बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अ कंट्री अब हिंदुस्तान के सामने है। और जैसे कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं, ये अमृतकाल है। एंड जेन्युइनली अगर वो कॉन्फिडेंस से हम काम करें तो हम अपने बलबूते पे इसको अपना अमृतकाल बना सकते हैं। सर, एक जो बात चलती है चाइना प्लस वन की, और उसका फ़ायदा इंडिया को होता हुआ दिख भी रहा है, मैन्युफैक्चरिंग लोग रैंप अप कर रहे हैं। सो आप इस ग्रोथ को कितना देखते हैं कि चाइना प्लस वन का कितना फ़ायदा इंडिया को मिलेगा, और क्या इंडिया सबसे बड़ा एक तरह से बेनिफिशियरी होगा, ऐसा होगा? सो आई थिंक वो ज़रा ओवर स्टेटेड है कि डेफिनेटली यूक्रेन वॉर के बाद और चाइना के बिहेवियर के बाद ये हो गया है कि हमें द टर्म जो यूज़ होता है कि नियर शोरिंग, कि अपने घर के पास सप्लाई चेन को लाया जाए। तो अमेरिका, यूरोप खास करके उनको जो शॉक लगा है, एक तो रशिया की गैस जाती थी जर्मनी में, चाइना का माल जाता था अमेरिका में, उससे वहाँ पे बूम हुआ, और ये दोनों चीज़ उलट गए अब। तो वो सोच रहे हैं हम अपने घरों के करीब यूएस में वापस मैन्युफैक्चरिंग लाएं, मेक्सिको में वापस लाएं, चाइना से हट के काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग वियतनाम जा रहा है फॉर एग्जांपल। तो भारत भी उसमें एक बेनिफिशियरी है, बट ऐसा नहीं है कि सब यहीं आएंगे। एंड डेफिनेटली हम भी सही कदम उठा रहे हैं, जो पीएलआई स्कीम बना है, जो सिंगल विंडो क्लियरेंस हो रहे हैं, ये सब बहुत अच्छी बातें हैं। बट स्टिल जो स्किल लेबर की शॉर्टेज है, लैंड एक्विजिशन के जो तकलीफ़ें आती हैं, तो इट्स नॉट ओपन एंड शट कि ये एक प्रधानमंत्री के दौरे से जाके सब लाइन लगा के आ जाएंगे, क्योंकि हर व्यापारी और हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस के बारे में सोचता है। बट ये डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी है, और इंडिया अगले 10 साल में अगर इसे ग्रैब करे, एंड एज अ स्मॉल इलस्ट्रेशन, उदाहरण के रूप में अगर मैं दूं कि जैसे एप्पल जैसी बड़ी कंपनी आई इंडिया में, अब वो इस साल $10 बिलियन के यहाँ से एक्सपोर्ट होगा। उनका गोल है कि हम 5 साल में 100 बिलियन करें इंडिया से। तो जैसे जब सुजुकी आई थी इंडिया में और मारुति को इस्टेब्लिश करके एंसिलरी बेस बना, हिंदुस्तान की ऑटो इंडस्ट्री बनी, उसको बनते बनते 15-20 साल लगे। तो ये भी नहीं है कि ओवरनाइट सब हो जाएगा, बट ट्रेंड लाइन जो हम कहते हैं इज़ ऑल पॉजिटिव। तो काफ़ी क्षेत्रों में ये देखने मिलेगा कि रेट ऑफ चेंज विल बी गुड। बट आई डोंट थिंक हमें ये सोचना चाहिए कि अगले 10 साल में हम चाइना बन जाएंगे, वो बहुत दूर है अब। सर, एक सवाल, चूंकि सारी चीज़ें अच्छी ही नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें चैलेंजेस भी आती हैं, रोड जो है वो उसमें ब्रेकर्स भी आते हैं। सो अगर आप देखें इंडिया की इकॉनमी को और इंडिया के मार्केट को, दोनों चीज़ों के लिए मैं पूछूं आपसे कि अगले 2-3 साल के लिए या अगले 5 साल के लिए आपको क्या चैलेंजेस नज़र आते हैं इंडिया की इकॉनमी के लिए? देखिए, चैलेंजेस सबसे बड़ा तो अपने सामने अगले साल इलेक्शन है। कि अगर हमने 2004 में देखा कि वाजपेयी सरकार गिर गई, 2009 में जब होल इंडस्ट्री वाज इन फेवर ऑफ मनमोहन सिंह, उन्होंने जाके न्यूक्लियर डील भी किया था, तो ऑर्डिनरी व्यापारी या ऑर्डिनरी इन्वेस्टर को पॉलिटिक्स से खास लेना देना है नहीं। उन्हें चाहिए हमें अपना काम अच्छे से करने दीजिए, आसान वे में ईज़ ऑफ बिज़नेस होनी चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा, ये जो गवर्नमेंट पिछले 10 सालों में उन्होंने काम किया है कि इनेबलमेंट करके इकोनॉमी की वेलोसिटी बढ़ाई है, रादर देन एक्सट्रैक्शन कर करके 5 मिलियन लोगों से।
तो अगर ये ट्रेंड चलते रहा तो अच्छे वक्त हैं, मगर हम अपने पैर पे अगर लोग वोट करके किसी और को मौका देना चाहें, दैट इज़ अ बिग रिस्क फॉर अस। दूसरे रिस्क इंटरनल जो मैं कहना चाहूँगा कि आज हिंदुस्तान में केस के बैकलॉग बहुत हैं कोर्ट्स में, तो कोई व्यापारी भी चेक बाउंस भी होता है या कोई किसी से कमर्शियल डिस्प्यूट होता है तो कोई कोर्ट में जाना नहीं चाहता है। ये प्रिवेंट भी कर रहा है लोगों को यहाँ पे आके न्यू बिजनेस सेटअप करने से। जैसे आपने चाइना +1 कहा, इट इज़ ईजी इन वियतनाम, इट इज़ ईजी इन मेक्सिको कंपेयर टू इंडिया। तो आज जो लास्ट पब्लिश रैंकिंग आई थी हमारी 63 नंबर आई थी, हो सकता है आज हम 40-45 में हो, बट अगर हम विश्व के नंबर 3 देश बनने वाले हैं तो ये रैंकिंग बहुत ऊंची उठनी ज़रूरी है। तो दीज आर इंटरनल इश्यूज़, और बाहर के तो खैर जो फैक्टर होते हैं वो हैं ही, जियोपॉलिटिक्स हो सकता है, तेल हो सकता है, बट दोज आर थिंग्स वी टेक इन आवर स्ट्राइड। एक आखिरी सवाल कि जो इन्वेस्टर है जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, वो इन सारी चीज़ों के बीच क्या क्यों लें और वो कैसे इन्वेस्टमेंट की अपनी स्ट्रेटजी बनाएं जिससे वो इस स्टोरी के अंदर, इस ग्रोथ के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें? सो 2-3 चीज़ कहूँगा। नंबर 1 तो हिंदुस्तान में आज अपनी एक्सपोजर इक्विटी के प्रति बहुत कम है। हार्डली अगर अपने हिंदुस्तान का वेल्थ देखें या हर साल के फ्लो देखें, अगर 4 ट्रिलियन करीब की जीडीपी हो गई है, 4 ट्रिलियन डॉलर की, 20% सेविंग रेट है, तो $800 बिलियन सेविंग होता है। उसका 5% भी इक्विटी में नहीं आता है। बाकी फिक्स डिपॉजिट है या रियल एस्टेट है या गोल्ड है जिसमें आपका वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा। तो पहले तो एसेट एलोकेशन ठीक करें और यहाँ पे आएँ। दूसरी बात, हर आदमी सोचता है कि मैं शेयर खुद खरीद सकता हूँ। अब बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने 20-20 साल से रिकॉर्ड में दिखाया है कि दे डू एज वेल इफ़ नॉट बेटर देन द मार्केट। तो यू कैन पुट मनी देयर, और ख़ुद भी अगर आप करना चाहें तो ये कोई पार्ट टाइम एक्टिविटी नहीं है, ना कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी है, तो फिर ध्यान लगा के पूरा काम करें, वेल्थ क्रिएशन होगा यहाँ। एंड द ओनली एडवाइस ऑनेस्टली इज़, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं यू नीड, जो हम कहते हैं इंग्लिश में, एसिमेट्रिकल बेट, कि खोने के चांस 10%, कमाने के 90%, जब वो लगे तभी निवेशक करें। आज बाज़ार ऑल टाइम हाई पे है, तो ऐसा नहीं है कि और ऊंचे भी हाई आएंगे, मगर एक्साइटमेंट में अगर अब आप सोचते कि मैं पूरा अब यहीं पैसा लगा दूं, तो फिर ऐसा वातावरण वापस आने में अगर 4 साल निकल जाए तो क्या आप में होल्ड करने की क्षमता है, वो ध्यान में हरदम रखें कि पूरा साइकिल फिर खेलें, कि ये नहीं कि आप तेज़ी में ले लिया और मंदी में बोले हैं बकवास है शेयर मार्केट। सो अगर वो दृष्टिकोण से कोई भी आएगा इस मार्केट में, यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन बहुत होगा। याद रखिए BSE इंडेक्स 1000 होता था, आज 63,000 है, तो 63,000 63 टाइम्स हो गया है। तो वेल्थ क्रिएशन तो होगा, और नॉर्मल इंडेक्स भी कोई खरीदे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से तो FD से तो 5-7 गुना ज़्यादा ही रिटर्न आएगा इसमें। और वॉलेटिलिटी अगर आप डाइजेस्ट कर सकते हैं तो लॉन्ग टर्म तो आपका ट्रेंड ऊंचा ही रहेगा। सो अपना SIP चालू रखें, और मैं क्या कहूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच समय देने के लिए और BQ प्राइम हिंदी से बात करने के लिए।